गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? होप अच्छे होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है फिजिक्स से। ठीक है, जनरली ओम्स लॉ हर क्लास में है, आप किसी भी क्लास में आप देख सकते हो इसे। तो आज हम पहले पढ़ने क्या वाले हैं हम उसके बारे में जान लेते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट्स क्या है हमारा। पहले है हमारा ओम्स लॉ। ठीक है, पहले क्या है हमारा ओम्स लॉ। आज हम ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे, उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है वो जानेंगे, और उसके बाद उस एक्सपेरिमेंटल कैसे उसे हम प्रूफ करते हैं वो जानेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, और क्या क्या फैक्टर है जो ओम्स लॉ को इफेक्ट करता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आइए जानते हैं ओम्स लॉ के बारे में। ओम्स लॉ है वो एक, ओम्स जो है, ओम्स हमारी साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, किनका नाम है? साइंटिस्ट का, जॉर्ज साइमन ओम्स, ये उनका पूरा नाम है। ठीक, तो ओम्स लॉ आखिर कह क्या रहा है इस चीज को समझो। पहले हम समझते हैं जॉर्ज साइमन ओम्स ने ये आखिर क्या किया जिससे इतना बड़ा ओम्स लॉ हम लोग पढ़ रहे हैं, उनके नाम पे ये लॉ पढ़ रहे हैं। तो जनरली वो एक मैथमेटिशियन थे और अपने लैब, एक फिजिक्स लैब में जाते हैं एक दिन, और उनके जो टीचर्स हैं उनके साथ बस बात यूं ही चलता रहता है। तब एक वो सर्किट देखते हैं। ठीक है, कुछ चीज ओम्स लॉ से पहले जाने से पहले हम जान लेंगे कि हमारा हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हमारा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है किसी भी सर्किट में, सर्किट क्या होता है इस चीज को जानो। सर्किट जनरली सबके घर में बोर्ड होगा, तो बोर्ड में स्विच होता है, इंडिकेटर होता है, उसे हम लाइट, फैन हर एक चीज से कनेक्ट करते हैं, तो वो एक सर्किट बनता है। ठीक, अगर हम सिंपल सर्किट की बात करें तो एक सेल होगा। ठीक है, एक सेल होगा मेरा, एक मेरा सेल होगा, बैटरी होगा। ठीक है, और वो अगर हम एक सिंपल सर्किट की भी बात कर रहे हैं, ठीक, वो मेरा एक बल्ब से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और साथ में एक स्विच भी है, एक स्विच है जो फिलहाल हम यहाँ पे ऑन दिखा रहे हैं। ये मेरा वायर हो गया, एक वायर बोल लो, कंडक्टर बोल लो आप। ये मेरा स्विच हो गया, ये मेरा सेल हो गया। ठीक है, हम जानते हैं कि सेल में पोटेंशियल होता है, एक तरफ प्लस होता है, एक तरफ माइनस होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी हमारा ट्रेवल कैसे करता है इस चीज को समझो। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो मेरा प्लस से निकलता है और माइनस की तरफ आता है। ठीक है, अगर ये चीज नहीं समझ में आए तो एक चीज याद रखना, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा, इलेक्ट्रॉन वो तो मौजूद है। कोई भी कंडक्टर आखिर इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज क्रिएट क्यों करता है? फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण, क्योंकि उसमें प्रेजेंस है। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है उस पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है, तो सिंपल बात है, इलेक्ट्रॉन जो माइनस पोल है वो माइनस मतलब इलेक्ट्रॉन, वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस ज्यादा है। तो इलेक्ट्रॉन जो माइनस है, हम जानते हैं चार्ज की प्रॉपर्टी है कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज वो किधर अट्रैक्ट होगा? पॉजिटिव की ओर। तो इलेक्ट्रॉन कैसे ट्रेवल करेगा? इलेक्ट्रॉन का जो ट्रेवलिंग है वो मेरा नेगेटिव टू पॉजिटिव होता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। और मेरा जो चार्ज है, ठीक है, जो मेरा चार्ज है वो किधर जाता है? प्लस पॉजिटिव टू नेगेटिव। ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है नेगेटिव से यू पॉजिटिव की ओर, ये इसका जो मूवमेंट है कंटिन्यू मूवमेंट, ऐसा नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन गया ऐसे एकदम फास्ट और कंटिन्यू मूविंग है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। ये जो स्पीडली मूव आउट कर रहा है मेरा इस सर्किट में, जिसके कारण इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, और इलेक्ट्रिसिटी उल्टा अपोजिट चल रहा है, इलेक्ट्रॉन प्लस टू माइनस और इलेक्ट्रिसिटी मेरा, सॉरी, इलेक्ट्रॉन माइनस टू प्लस और इलेक्ट्रिसिटी प्लस टू माइनस। और हम जानते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? इन पर यूनिट टाइम हमारा करंट प्रोड्यूस कर देता है। ठीक है, तो सर्किट्स क्लियर है, ये कुछ बातें क्लियर हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं किसके बारे में? ओम्स लॉ। ओम्स लॉ आखिर क्या कह रहा है? मैं बता रहा था, सर साइमन ओम्स दो थे, एक मैथमेटिशियन थे, और वो फिजिक्स लैब में जाते हैं, उन्हें एक सर्किट दिखता है, कुछ ऐसा ही सर्किट। और हम लोग के पास घर में रिमोट्स हैं, सबके पास टीवी होगा, रिमोट्स होगा, बच्चे में आप लोगों ने बच्चों में वीडियो गेम्स खेला होगा बचपन में। तो एक बैटरी का वहां पे एक सेल होता है, वो बैटरी डालने का एक कवर रखा जाता है, जिसकी तरफ आप कुछ रिमोट्स के पीछे भी देखोगे यूं स्प्रिंग टाइप रहता है, एक टर्मिनल पे दूसरे टर्मिनल पे, और यहाँ पे आप सेल कनेक्ट कर सकते हो, ऐसा ऐसा कुछ प्लस माइनस। तो ऐसा एक सर्किट देखते हैं, वहां पे ऐसा ही कुछ लगा रहता है। वो क्या करते हैं, फर्स्टली उस सर्किट में 1.5 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट करते हैं। ठीक है, जब बैटरी कनेक्ट करते हैं सर्किट में तो बल्ब जलेगी, स्वाभाविक बात है, पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा, बल्ब जलेगी।
तो मेरा बल्ब जल रहा है तो ठीक, उसके बाद वोल्ट बढ़ाते हैं कितना से 0.5 से वो वोल्ट इंक्रीज कर देते हैं तो वो 2 वोल्ट का हो जाता है मेरा, तब भी बल्ब जल रही है। लेकिन अभी क्या हो रहा है ना, बल्ब ज्यादा लाइट कर रही है, बल्ब ज्यादा रोशनी दे रही है। तो ये चीज वो समझते हैं एक बात, इससे वो प्रूव क्या करना चाह रहे हैं, ये क्या बता रहे हैं कि मेरा जो करंट है, मेरा जो करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मेरे वोल्टेज का। जैसे आप वोल्टेज बढ़ाओगे, जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट वैसे ही बढ़ जाएगा। खुद इमेजिन करो, जैसे अगर आपके यहाँ 100 वाट का, ये आपको ये वाइट नहीं, 100 वाट का जनरली बल्ब आता था, उस बल्ब पे अगर आप करंट, आपका घर का वोल्टेज कम है, ठीक है, और आप उस पे क्या कर रहे हो, आप लाइट जल रही है मगर वोल्टेज कम है, हम लोग स्टेबलाइजर का यूज कर रहे हैं, ठीक, और उस बल्ब को डायरेक्ट स्टेबलाइजर से कनेक्ट करते हैं और स्टेबलाइजर से उसका नोब बढ़ा के वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, तो स्वाभाविक बात है लाइट बढ़ेगा। तो ये चीज प्रूव कर रहा है क्या, कि करंट जो है मेरा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, वोल्टेज के। एक मिनट मैं कपड़ा ले लूं फिर। तो आइए देखते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, यानी वोल्टेज बढ़ रहा है तो मेरा करंट भी बढ़ रहा है, ठीक है, यहां तक कहीं कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आगे चलते हैं, हम जानते हैं जब भी फिजिक्स में हम प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो हमें वहां एक कांस्टेंट आता है, ठीक है, हमेशा एक कांस्टेंट आता है, ये फिजिक्स है। तो अगर आप यहाँ से ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा रहे हो तो V इज इक्वल टू ला रहे हो प्रोपोर्शनल की जगह, तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म आएगा वो है मेरा R, वो क्या है मेरा R, और इसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस, जो मेरा कांस्टेंट होता है, जो मेरा कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहां से पहले इतनी चीज समझो, रेजिस्टेंस की बात बाद में करते हैं। ओम्स लॉ बस इतना है कि वोल्टेज बढ़ा तो मेरा करंट भी बढ़ेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है, ये ओम्स आप कर रहे हैं, मगर कंडीशन अप्लाई। कंडीशन क्या है, आपका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर वो कांस्टेंट होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, मेरा कांस्टेंट होना चाहिए। अगर मैं इस रूम में, अभी जिसमें रूम में हूं जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं, अगर यहाँ पे मैं ओम्स लॉ अप्लाई करता हूं, ठीक है, तो मेरा अगर 0.5 वोल्ट का है बैटरी और मैंने उससे बल्ब जलाया, ठीक है, मैंने 0.5 इंक्रीज किया, 2 वोल्ट से बल्ब जलाया, यही अगर 0.5 जो मैं इंक्रीज कर रहा हूँ कहीं और जाके, मैं हिमालय पर्वत पे जाके करूँ, टेम्परेचर का चेंजेस आएगा, बहुत ज्यादा ही आ जाएगा, तो क्या होगा, इफेक्ट पड़ेगा। फिर ओम्स लॉ जो है कहाँ वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ जब टेम्परेचर मेरा कांस्टेंट हो, और साथ ही साथ ओम्स लॉ जो है सिर्फ ओमिक कंडक्टर पे वैलिड है, किस पे, ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर क्या है भाई, ओमिक कंडक्टर वही है जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा, जो ओम्स लॉ को ओबे कर रहा है वो मेरा ओमिक कंडक्टर हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो तो नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होगा, आप एग्जांपल समझो, डायोड सेमीकंडक्टर है, फिर बल्ब का फिलामेंट, ये भी आपका, आप कह सकते हो इसे भी, ये क्या है मेरा नॉन ओमिक कंडक्टर, ये सब ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, ओबे नहीं करेंगे, जो ओम्स लॉ को ओबे करेगा वही मेरा ओमिक कंडक्टर है, ठीक है। तो इतनी बात क्लियर है हमारी। तो यहां से देखो क्या क्या निकलता है हमारा, अब देखो यहां से निष्कर्ष क्या निकल रहा है। अब ये मैं जो R है इसको मैं अगर इधर रखूं तो मेरा V बाय I, ठीक है, R इज इक्वल टू V बाय I। अब ये R क्या है, मेरा कांस्टेंट टर्म है, कौन सा टर्म है, मेरा कांस्टेंट टर्म है, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस, क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस। V क्या है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस, एक मिनट मार, ये मेरा क्या है, मेरा पोटेंशियल डिफरेंस, I क्या है मेरा करंट, I क्या है मेरा करंट, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या है बाबू, इट इज द रेशियो ऑफ, आप बोल सकते हो इस फॉर्मूला से, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ये रेशियो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का, मगर ये इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता वोल्टेज बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है या नहीं, रेजिस्टेंस को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्यों, क्योंकि ये कांस्टेंट टर्म है।
इसका भी फैक्टर है जिसपे ये इफेक्ट करता है, वो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, मगर रेजिस्टेंस को इनसे कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस है क्या? टेंडेंसी टू अपोज, ये हर एक कंडक्टर में फिक्स है। अगर हम कॉपर की बात करें तो हम जानते हैं कि कॉपर एक अच्छा कंडक्टर है। सिल्वर ले लो, सिल्वर बेस्ट कंडक्टर है, इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर सबसे बेस्ट कंडक्टर है। अगर हम सिल्वर की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस होता क्या है कि टेंडेंसी टू अपोज, किसी भी कंडक्टर में कितना उसका क्षमता है कि वो फ्लो ऑफ चार्ज को रोक सके, फ्लो ऑफ चार्ज करंट, उसको रोकने की जो क्षमता है वही मेरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो सिंपल बात है, सिल्वर में क्या होगा, एकदम कम होगा तो ही वो अच्छा कंडक्टर है, तभी तो फ्लो कर रहा है, बेहतर फ्लो। और लकड़ी जो मेरा वुड्स है, नॉन मेटल्स हैं, जनरली उसमें क्या होगा, हाई रेजिस्टेंस होगा। कुछ कुछ फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे आगे। तो रेजिस्टेंस जो है मेरा, आप जान लो पहले, इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता। एक रेजिस्टेंस का आप बता सकते हो कि द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, इसको मैं पीडी से डिनोट कर देता हूँ, डॉट से समझ लेना, पीडी पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। ठीक है, द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट। और एक है द टेंडेंसी ऑफ मैटर, मेटल या नॉन मेटल है, मैटर, टेंडेंसी ऑफ मैटर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज नॉन एज करंट, फ्लो ऑफ करंट भी आप कर सकते हो, बट फ्लो ऑफ चार्ज रहने दो, वैलिड है ज्यादा अच्छा। तो टेंडेंसी ऑफ मैटर टू अपोज द फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, रेजिस्टेंस। यहां तक आप लोग क्लियर हैं? कहीं कंफ्यूजन इसमें? ओम्स लॉ, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, वोल्टेज बढ़ा तो मेरा क्या हुआ, करंट भी बढ़ेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस क्या है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का रेशियो को हम रेजिस्टेंस बोले, मगर ये जो ओम्स लॉ वैलिड का है जब मेरा टेम्परेचर कांस्टेंट हो, मगर रेजिस्टेंस को इनसे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वो कांस्टेंट टर्म है मेरा। रेजिस्टेंस आया कहां से, जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटा तो वहां मेरा रेजिस्टेंस क्रिएट होता है। ठीक है, और ये हर एक मैटर में अपना अपना रेजिस्टेंस होता है, वो पहले से फिक्स्ड होता है, इस मैटर का इतना है, ये मैटर का इतना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं, यहां तक आप लोग शायद क्लियर हो गए, कहीं प्रॉब्लम होगा नहीं। तो आइए अब बात करते हैं हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। अगर मैं बात करूं, एक ग्राफ ले लूं, ठीक है, ये मेरा हो गया I, ये हो गया मेरा V। ठीक है, ये पोटेंशियल डिफरेंस का ये I का। ठीक है, इनिशियली मैं करंट अगर 0.5 एम्पेयर रखता हूं तो मेरा जो आपका वोल्टेज है वो कितना होगा, मान लेते हैं, ये सब एज्यूमिंग चीज है। तो अब मान लो वो 1 वोल्ट था। ठीक है, वो कितना था मेरा, 1 वोल्ट। अगर आप 0.5 से फिर 0.5 से फिर क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, यानी 1 एम्पेयर कर रहे हो, तो ये मेरा कितना जा रहा है, 1.5। पहले 1 था इनिशियली, फिर पॉइंट से आपने जैसे 0.5 से वोल्टेज बढ़ाया, सेम 0.5 से मेरा क्या हुआ, अब करंट मतलब करंट बढ़ाया तो वोल्टेज भी बढ़ा, फिर 0.5 से आप बढ़ा लो। फिर इस ग्राफ को पहले बना लो, ड्रॉ कर लो आप। सर ये आप में को कंफ्यूजन होगा कि आप तो खुद 1 से 0.5 बढ़ा रहे हो, लिख रहे हो, तो पहले आप समझो मैं क्या समझा रहा हूं, उसके बाद हम इस पे क्वेश्चंस कर लेंगे, सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे आप इसको 1.5, फिर 1.5 से बढ़ाओ, फिर यहाँ कितना आ गया वोल्टेज मेरा, 2 आ गया। ठीक है, इनिशियली से जो ये बनाया मेरा, ओहो, इनिशियली से जो बनाया मेरा, एक मिनट, थोड़ा सा पेपर हो गया, इनिशियली से जो ये मेरा बना रहा है वो एकदम स्ट्रेट लाइन ग्राफ बना रहा है। ठीक है, वो कौन सा लाइन ग्राफ बना रहा है मेरा, स्ट्रेट लाइन। ये मेरा लाइन क्या होगा, मेरा एक स्ट्रेट बनेगा, स्ट्रेट बनता है। ठीक है,
क्या बनता है मेरा स्ट्रेट। और ये चीज प्रूव कर रहा है, ये ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है मेरा ओम्स लॉ का। अभी हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं, इस पे सब क्लियर हो जाएगा। स्ट्रेट ग्राफ का एक आप फंक्शन कह सकते हो, प्रॉपर्टी कह सकते हो कि कोई भी ग्राफ, किसी भी दो ग्राफ जनरली एक्स और वाई एक्सिस का बनाएगा। एक एक्स एक्सिस में मेरा वाई एक्सिस में अभी वोल्टेज है और एक्स एक्सिस में क्या है मेरा करंट है। तो ग्राफ जब भी आप बनाते हो और ग्राफ अगर स्ट्रेट बन रहा है, इसका मतलब क्या है ना कि आपका एक्स और वाई प्रोपोर्शनल है। ये ग्राफ की प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है। तो यहां हम देख रहे हैं जैसे ना हम वोल्ट बढ़ाते जा करंट बढ़ाते जा रहे हैं, उतना मेरा वोल्टेज बढ़ते जा रहा है, या वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं उतना मेरा करंट भी बढ़ रहा है। तो ये जो ग्राफ बनाएगा मेरा ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ कौन सा फॉलो करती है मेरा स्ट्रेट लाइन ग्राफ, ये चीज प्रूव कर रहा है कि यस यहाँ पे जो मेरा v है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके I के। आखिर ये ग्राफ क्यों प्रूव किया, क्योंकि ग्राफ का प्रॉपर्टी होता है, ग्राफ तभी स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनती है जब आपका x और y क्या हो मेरा प्रोपोर्शनल हो। ग्राफ का ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। आइए इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे, ठीक है। तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा इस चीज को लेके। हमारा क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ करंट, क्वेश्चन है मेरा द वैल्यू ऑफ करंट the value of current I flowing through a coil for the corresponding वैल्यू, ठीक है। अब कुछ वैल्यू मिलेगा आपको, आप वही बता रहे, ठीक। corresponding वैल्यू और the potential difference V across the coil of potential difference V, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिया हुआ है मेरा V। अब ये ग्राफ दे रहे हैं आपको, कुछ दे रहे हैं डाटा, इस अकॉर्डिंग हमको बनाना है। करंट दिया हुआ है फर्स्टली और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस दिया है, ठीक है। दोनों चीज। करंट अगर मेरा 0.005 है, 0.05 अगर मेरा करंट है तो मेरी जो वोल्टेज है वो 0.85 है। वो कितनी है मेरी 0.85, ठीक है। और अगर करंट मेरा 0.10 हो रहा है, करंट अगर मैं बुक ही ले लेता हूँ बार बार कहाँ है, अगर करंट मेरा 0.10 बढ़ रहा है पॉइंट, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा कितना बन रहा है 1.70, ठीक है। फिर बात बता रहे हैं 0.20 कितना बड़ा 3.5, ठीक है। 0.30 फिर कितना बड़ा 5.0 और फिर 0.4 कितना बढ़ गया मेरा 6.8, ठीक है। ये रहा आपका क्वेश्चन। तो इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, इसको हम V ले लेते हैं, इसको हम I ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ से एक कॉन्सेप्ट समझ में हमें रेजिस्टेंस का आएगा, उसके बाद हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखने के बाद रेजिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। तो ये मेरा V एक्सिस हो गया, ये मेरा मतलब Y एक्सिस पे हमने V को लिया और X एक्सिस पे I को, ठीक है। तो करंट मेरा है सबसे पहले 0.05, फिर है 0.10, 1 लेके कंसीडर करके चलो उसे, फिर 0.20, उसके बाद क्या है 0.30, फिर है मेरा 0.4, ठीक। ये रेशियो है मेरा करंट का। स्पेस कम है तो थोड़ा सा गैदरिंग लग रहा होगा आपको, बट डाटा यहाँ पे है, वही डाटा मैं सेम डाटा को लिख रहा हूँ V एक्सिस पे। 0.85
1.70, 3.5, 5.0 और लास्ट 6.8। ठीक है, तो आइए ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो 0.85 पे था तो मेरा 0.5 करंट एम्पेयर करंट था, वोल्टेज अगर 0.85 तो सेम 1.7। अब जो मेरा ग्राफ आया है आपका, अगर ग्राफ को ज्वाइन करोगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन बना देगा। क्या बना देगा? एक स्ट्रेट लाइन। ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है। अच्छा, हम एक चीज समझे थे अभी ओम्स लॉ में कि मेरा V बाय I का जो रेशियो था वो मेरा R था। वो क्या था? मेरा R था। तो अभी हम लोग इसको प्रूव कर लेते हैं आखिर ऐसा है कि नहीं। अगर मान लो ये कोई कंडक्टर होगा, एक ही कंडक्टर की बात कर रही है, ठीक है, वैल्यू ऑफ करंट I फ्लोइंग थ्रू अ कॉइल, एक सिंगल कॉइल चेंज नहीं हुआ है। तो रेजिस्टेंस ये लोग क्या कह रहे हैं भैया? कांस्टेंट है। मैं क्या कह रहा हूं? रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। तो आओ इसको पता प्रूफ करें कि आखिर वाकई है कि नहीं। तो रेजिस्टेंस क्या था मेरा? V बाय I। V मेरा गिवन है, मान लो 0.85 और एक बार 0.05। ठीक है, यहां पे मेरा R निकलेगा। ठीक है, आप कैलकुलेट करो इनटू 100 बाय 100। कहीं कंफ्यूजन यहां तक? कटा कितना? काटो 5 1 जा 5, 35, 17। यहां मेरा रेजिस्टेंस कितना आया भैया? 17 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट जब हम आप करंट को बढ़ाते हैं और मेरा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ रहा है, इस चीज को हम देखते हैं। करंट कितना आ गया मेरा? फिर R इज इक्वल टू मेरा V बाय I। V कितना दिया हुआ है? 1.70 बाय I कितना है? 0.10। जब आपने करंट को 0.05 से वोल्टेज को 0.85 से 1.70 ले गए तो मेरा करंट क्या हो गया था? 0.10। तो आइए इसको आप करते हैं। ठीक है, पॉइंट टू आया, नीचे 100, यहां से ऊपर 100। कहीं कंफ्यूजन? कंप्लीटली खत्म। 10 कितना हो जाएगा? 70 जीरो। हाँ, ये तो आंसर आया नहीं हमारा बच्चा, सॉरी। नहीं सही तो है। 10 1 जा 10। ठीक है, बचा कितना? 7 0 17। यहाँ पे भी रेजिस्टेंस कितना आ गया मेरा? 17। यहाँ भी 17, यहाँ भी 17। चलो एक और चेक कर लेते हैं, वेरीफाई हो जाएगा। हो सकता है दो गलत हो। आइए एक बार और रेजिस्टेंस चेक करें। ठीक है, ये पॉइंट एक पॉइंट पे था, मान लेते हैं हमारा पॉइंट ए हो गया ये पहला। इसको ए ले लो, इसको बी ले लो और इसको सी ले लो। हम लोग इसी तीन पे चेक कर लेते हैं, बी और सी। अब सी पे चेक करो, वी बाय आई। सी पे क्या है मेरा? भी 3.5। आई क्या है मेरा? 0.20। ठीक है, पॉइंट उड़ाए नीचे 10, यहां से उड़ाओ 100। 10 10 जाओ। ठीक है, 10 2 जाओ 20, कट गया 35। लगता है ये कुछ गलत हो गया। 0.30 इंटू 5, 0.20 बाई 3.5। 3.5 इंटू 10, पॉइंट उड़ाए 100। 10 10 खत्म। 10 2 जा और 2 काटो, इसको कितना कट रहा है? अराउंड में 2 1 जा 2। ठीक है, कितना आ गया आपको? 115। 7 जा 14, 17 पॉइंट समथिंग आ रहा है रेजिस्टेंस, मगर 17 ही आ रहा है आपको। ठीक है, थोड़ा सा हो सकता है डाटा का प्रॉब्लम हो, बट 17 मतलब यहाँ पे मेरा रेजिस्टेंस जो है, मेरा रेजिस्टेंस ऑफ आर ए इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आर बी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस ऑफ आर सी इज इक्वल टू रेजिस्टेंस होल। पूरे क्वाइल का जो रेजिस्टेंस है मेरा सेम आ गया। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन? तो ये चीज बता रहा है मेरा जो रेजिस्टेंस है मेरा हमेशा क्या होता है ना, किसी भी कंडक्टर का वो फिक्स होता है। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको समझ में आया होगा। ओम्स लॉ क्या कैसी ग्राफ बनाती है? स्ट्रेट लाइन। कैसी ग्राफ बनाती है? मेरा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन? और स्ट्रेट लाइन स्लोप वही बनाएगा जिसका एक्स और वाई के प्रोपोर्शनल हो। ठीक है, तो अब मैं इसे मिटा लेता हूं और आपको एक्सपेरिमेंटल प्रूफ पे ले चलता हूं। ठीक है,
अब हम बात करेंगे ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ। लेबोरेटरी में ओम्स लॉ को कैसे देखा जाता है, कैसे जाना जाता है। हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, ओम्स लॉ जान गए बाय फार्मूला बी बाय आई इक्वल टू आर, बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन समझा। अब हम क्या समझ रहे हैं, इसका एक्सपेरिमेंटल जो लेबोरेटरी में होता है। एक्सपेरिमेंटल में आप क्या करना है, सबसे पहले हम एक सर्किट लेंगे, ठीक है। हम समझ चुके हैं सर्किट लेंगे कैसा है, हमारा सर्किट क्या होता है। अब सबसे पहले आप एक सर्किट लो, उसमें सेल लगाओ, ठीक है। आपने सेल लगाया, एक कॉइल से कनेक्ट किया, उसमें हम एक एमामीटर कनेक्ट कर रहे हैं। एमामीटर हमारा क्या होता है, जो करंट को मेजर करता है, ठीक है। अब उसके बाद एमामीटर के बाद हम वहाँ पे एक बल्ब कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन यहाँ तक। अब इसके बाद हम यहाँ पे एक वोल्ट मीटर भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ क्या कनेक्ट कर रहे हैं, आप एक वोल्ट मीटर जो मेरा क्या कर रहा है, वोल्टेज को मेजर कर रहा है। कहीं प्रॉब्लम यहाँ तक अभी। फिर हम एक रेहो सेट कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एक मिनट जरा रुकिएगा। अब यहाँ हम क्या कनेक्ट कर रहे हैं बाबू, रेहो सेट, और ये मेरा आर है और एक स्विच, ठीक है। कहीं कंफ्यूजन अभी तक यहाँ पे कहीं भी। अब देखो ये जो मेरा रेहो सेट है ये होता क्या है, इसका काम है ये करंट को बढ़ा घटा सकता है, ठीक है। इसका क्या काम है, ये करंट को बढ़ा भी सकता है और घटा भी सकता है, ये इसका काम है, ठीक है। रोहो इसको बोला जाता है, RHEO। इसके बारे में आगे हम पढ़ेंगे अभी। तो अब ये मेरा एक सर्किट बना है, थोड़ा टेढ़ा वेरा सर्किट है, बट चलो आप काम चला लेना इसे। तो प्लस टर्मिनल माइनस टर्मिनल, प्लस से निकलेगा इलेक्ट्रिक करंट, माइनस से इलेक्ट्रॉन जाएगा। स्विच अब हम कर रहे हैं ऑन, स्विच क्या कर रहे हैं हम, ऑन कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में अगर मान लो हमारा एमामीटर दिखाता है 0.5 एम्पेयर का करंट, और वोल्टेज उस टाइम में मेरा था 1, ठीक है। ये रीडिंग है मेरी एमामीटर की फर्स्ट में जब हमने किया। अब यहाँ पे हम 1.5 वोल्ट का लगाए हुए हैं बैटरी, ठीक है। सेम रीडिंग हमको यहाँ पे भी दिखा रहा है 1.5। जितना का वोल्ट बैटरी देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस देंगे। पोटेंशियल डिफरेंस मेजर किस में होता है, वोल्ट मीटर में। शायद तेज हो गया मैं। पोटेंशियल जो है मेरा, पोटेंशियल डिफरेंस किस में मेजर होता है, वोल्ट मीटर से मेजर किया जाता है। तो हमने 1.5 का क्या दिया है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया। तो वोल्ट मीटर ने हमको रीडिंग कितना दिया, 1.5 का, ठीक है। जब मेरा 1.5 का मेरा वोल्ट मीटर रीडिंग दे रहा था, तो करंट था मेरा 0.5 एम्पेयर। ये एक्सपेरिमेंटल एक सर्किट, एक्सपेरिमेंटल जो मेरा ओम्स लॉ का है वो बाय सर्किट होता है। अब वोल्ट चेंज करके आप ला रहे हैं 2, वही बात करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं, हम पहले भी समझ चुके हैं इस बातों को कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसी बात को हम एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कर रहे हैं। आप भी ऐसा कर सकते हो सर्किट बना के, बट ऐसा नहीं कि कोई ऑन रिस्क। फिलहाल हम कहाँ आ रहे हैं, 2 वोल्ट, 2 बढ़ा रहे हैं। तो वोल्ट मीटर भी मेरा रीडिंग दे रहा है 2, बैटरी ऐसा बढ़ा, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा, वोल्ट मीटर मेजर कर रहा है। तो अब मेरा करंट में कितना का चेंज आ गया, पहले 0.5। अब जो मेरा करंट बोल रहा है वो बोल रहा है 1 एम्पेयर का, कितना का, 1 एम्पेयर का चेंज आ रहा है। जैसे जैसे मेरा वोल्टेज बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे मेरा करंट भी बढ़ते जा रहा है, ठीक है। होप आप ओम्स लॉ समझ गए होंगे। अब हम बात करेंगे रेजिस्टेंस की, जो R था हमारा उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या था वो तो हम लोग समझ चुके हैं। हर एक ओमिक कंडक्टर बोलो या मैटर बोलो, हर एक मैटर में अपना रेजिस्टेंस है खुद का। उसका काम क्या है, सबसे पहले तो हमने कहा वो रेशियो है किसका, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का। ये बाय ओम्स लॉ है। क्या है वो, बाय ओम्स लॉ। वास्तविकता में क्या है कि किसी भी कंडक्टर में अपनी एक टेंडेंसी है कि वो फ्लो ऑफ चार्ज को कितना रोक सके। अगर यहाँ से चार्ज आ रहा है, ठीक है, चार्ज तो ऐसा नहीं ऐसे ऐसे आ रहा है, चार्ज यूं एकदम स्पीड आ रहा है, स्पीड आ रहा है। तो अगर कोई, मैं यहाँ पे मान लो एक ब्रिज है, एक स्विच है, ठीक है, वायर फाइल गया हुआ है मेरा एक स्विच। अगर मैं स्विच ऑन कर रहा हूँ तो मेरा चार्ज आ रहा है, ठीक है। अभी मैं क्या कर रहा हूँ ना, कॉपर का मेटल ले रहा हूँ, किसका, कॉपर का, Cu। अब मैं कॉपर को कनेक्ट किया हूं तो मेरा चार्ज अभी भी आ रहा है, लाइट जल रहा है, बल्ब हो रहा है, सब कुछ। मगर अगर कॉपर की जगह हम सिल्वर का इस्तेमाल करें, चार्ज की फ्लो ज्यादा हो जाएगी। तो कॉपर में रेजिस्टेंस ज्यादा है, किसके कंपेयर में, सिल्वर के कंपेयर में। वहीं अगर इस सर्किट में मैं कोई लकड़ी का टुकड़ा डाल दूं, मैं कोई वुड डाल दूं, तो क्या मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो भी पाएगा, नहीं। कंडक्टर क्या होता है मेरा, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। तो यहाँ तो अब मेरा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हो मेरी बात। तो ये चीज होता है रेजिस्टेंस, ठीक है, किसमें, मतलब कितना उसका क्षमता है। तो आइए हम समझते हैं रेजिस्टेंस क्या क्या फैक्टर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आइए
ओम्स लॉ हुआ, हम बात कर रहे हैं रेजिस्टेंस की। इसकी बात कर रहे हैं हम रेजिस्टेंस की। सबसे पहले हमारा जो रेजिस्टेंस है किस पे डिपेंड करता है? लेंथ पे। किस पे? लेंथ पे। किसके लेंथ पे बाबू? कंडक्टर के लेंथ पे। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है वो मेरा कांस्टेंट टर्म है, वो हर एक कंडक्टर में होता है और सब कंडक्टर का सेम होता है। जो कॉपर मेरे पास होगा उसमें जो रेजिस्टेंस होगा, आपके पास जो कॉपर होगा सेम रेजिस्टेंस उसमें भी होगा। ठीक है, समझ गए? तो हर एक मैटर का सेम रेजिस्टेंस होता है। ठीक, तो लेंथ पे डिपेंड करता है कि उस वायर की लेंथ क्या है, उस वायर की लेंथ क्या है। आप इसको ऐसे समझो, लेंथ यानी उसका लंबाई पहले ले लो। ठीक है, मैं अगर यहां से इसको एक स्विच से, एक सेल से हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और इसको एक स्विच हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं, एक स्विच भी है मेरा, ठीक है, ये एक सेल से हमने इसको कनेक्ट किया हुआ है, अभी एक वायर को, और अंत में इसको एक बैटरी से हमने इस सर्किट को जोड़ा है। ठीक है, हमने लास्ट में इसको क्या किया, एक बैटरी से, एक बल्ब से जोड़ा है, सॉरी बल्ब से जोड़ा है। अभी हम जब स्विच ऑन कर रहे हैं तो बल्ब मेरा जल रहा है, बल्ब हो रहा है क्या मेरा, जल रहा है, ग्लो कर रहा है 0.1 सेकंड में। कितना में? 0.1 सेकंड में। अगर इसी को मैं आधे से कट करता हूं, यूं ए पॉइंट और बी पॉइंट से कट करके निकालता हूं, और सेम चीज ए पॉइंट बी पॉइंट, ये टोटल था मान लो 5 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो अब मैं क्या किया, 2 सेंटीमीटर का ले लिया वायर। कितना का कंडक्टर हो गया मेरा? 2 सेंटीमीटर का। 3 सेंटीमीटर कम छोटा होगा, उससे स्वाभाविक बात है इससे छोटा होगा। हम सेम करते हैं, सेम वोल्टेज सब कुछ सेम इसको दे रहे हैं, कुछ इसके साथ गलत नहीं कर रहे हैं, पूरा स्विच लगा है इसमें। ठीक है, एक स्विच दे रहे हैं, इसको भी हम बल्ब से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, कहां से कनेक्ट कर रहे हैं? हम बल्ब से कनेक्ट कर रहे हैं। अब जो हम इसमें स्विच ऑन करेंगे तो मेरी जो रीडिंग है 0.01 हो जाएगी समय, कारण लेंथ घटा। लेंथ का जितना बड़ा लेंथ रहेगा आपका, जितना लेंथ रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा। इस चीज को समझना, जितना लेंथ रहेगा उतना ज्यादा रेजिस्टेंस रहेगा, जितना लेंथ कम रहेगा उतना मेरा रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अगर लेंथ बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है। अब हम बात करते हैं इसकी एरिया की। सेकंड किस चीज पे ये कर रहा है? एरिया पे। ठीक है, क्रॉस सेक्शन एरिया। पहला था हमारा लेंथ, ठीक है, सेकंड क्या है मेरा? एरिया। एरिया ऐसे समझो आप, एक मेरा कॉपर का वायर है, ठीक है, कॉपर का ही वायर है, पिछला मतलब दो, ये कॉपर का वायर, ठीक है, ये कॉपर का वायर है। ठीक है, इसमें अगर हम कोई कंडक्टर लगाते हैं, इधर इसको थोड़ा वायर की तरह नोट करते हैं। ठीक है, अगर इसमें फ्लो ऑफ करंट हो रहा होगा सर्किट से, किसी बड़ी सर्किट से हम इतना वायर निकाल रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, ये आगे भी कॉपर है लेकिन इस एरिया को हमने जूम कर दिया है, और ये मेरा स्विच रहा, और ये लो यहाँ बल्ब हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मेरा जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है एरिया में, पूरा वायर इतना ही बड़ा, इतना ही मोटा है, बस इस पार्ट को हम जूम आउट कर रहे हैं। ठीक है, पूरा वायर क्या मेरा इतना ही मोटा है, मान लो इसका क्या 2 एरिया, मान लो इसका 2 एकदम 2 सेंटीमीटर से एकदम चौड़ा है। तो अब ये देखो, सेंटीमीटर ले लो, तो यहाँ से जो मेरा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे भी हो रहा है, यहाँ से भी, हर जगह से। वायर है मेरा कॉपर, वायर क्या है मेरा? कॉपर है। अब देखो एक और हम बना रहे हैं, सेम कॉपर ही मेटल ले रहे हैं, मगर उसका जो एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जिसे कह रहे हैं, ये एरिया, इसको कहते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो अब हम कम कर देते हैं। 2 की जगह उसको क्या कर रहे हैं, अब हम 1 कर देते हैं। ठीक है, इसका हाफ कर देते हैं। क्या कर रहे हैं? इसका हम हाफ कर रहे हैं। तो इस चीज को समझो, जैसे आपने इसको हाफ कर दिया तो इसका जो फ्लो ऑफ करंट होगा मेरा, वो भी हाफ हो जाएगा। वो भी क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। और हाफ होगा तो रेजिस्टेंस क्या था? फ्लो ऑफ करंट को जो रोके, जितना रोकेगा उतना, तो यहाँ एरिया जो है मेरा, रेजिस्टेंस क्या होगा? बढ़ रहा है।
रेजिस्टेंस क्या, एरिया अगर बड़ा है तो रेजिस्टेंस क्या है मेरा, कम है। एरिया अगर छोटा है तो रेजिस्टेंस क्या है मेरा, बड़ा है। तो हम बोल सकते हैं रेजिस्टेंस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, सॉरी, किसके, अपने एरिया के। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन? अब देखो हम क्या कर रहे हैं, एक चीज इसको समझना होगा हमें कि अगर हम लेंथ को 2 गुना कर देते हैं, लेंथ को क्या कर देते हैं, 2 गुना बढ़ा देते हैं, तो मेरा एरिया जो है, मतलब मेरा रेजिस्टेंस जो है वो भी 2 गुना बढ़ जाएगा। अगर मैंने लेंथ को 2L कर दिया तो रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, 2R हो गया, रेजिस्टेंस भी क्या हो गया, बढ़ गया। इनिशियली लेंथ मेरा अगर 1L था तो मेरा रेजिस्टेंस भी 1L था, मगर अगर हम लोगों ने लेंथ को बढ़ाया तो रेजिस्टेंस भी बढ़ गया। और अगर इनिशियली मेरा एरिया 1 लेंथ का 1 था तो मेरा जो रेजिस्टेंस था 0.5 था। कितना था, 0.5 था, सॉरी इसको 1 नहीं ले लो, रेजिस्टेंस भी 1 था। ठीक है, और एरिया को हमने बढ़ा दिया 0.5 से, हमने एरिया को अगर बढ़ाया, 2 गुना कर दो, 0.5 हटाओ, 2 गुना कर दो, अगर एरिया को, तो ज्यादा समझ में आएगा क्लियरली। तो हमने एरिया को क्या किया, 2 गुना कर दिया, एरिया को डबल कर दिए, तो मेरा रेजिस्टेंस क्या हो गया, हाफ हो गया। तो समझो इफ लेंथ, यहां मैं लिख लेता हूं, इफ लेंथ, अगर लेंथ को हम इज डबल्ड, अगर लेंथ को हम डबल करते हैं, सो क्या मेरा रेजिस्टेंस जो है R इज ऑल्सो गेट डबल्ड। ठीक है, मेरा रेजिस्टेंस जो है वो भी क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। अगर हम लोग एरिया को हाफ करते हैं, इफ एरिया गेट हाफ, अगर एरिया को हम हाफ में, एरिया को भी हम डबल ही कर लेते हैं। ठीक है, एरिया गेट डबल, अगर एरिया को हम डबल कर देते हैं इनिशियली से, तो मेरा जो रेजिस्टेंस है सो आर गेट हाफ, आर कितना हो जाता है मेरा, हाफ हो जाता है। अगर एरिया इनिशियली मेरा 1 था, रेजिस्टेंस भी 1, और एरिया को मैंने 2 कर दिया, 2 गुना कर दिया, तो मेरा रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाता है, 0.5 चला जाता है। कहीं कंफ्यूजन? यहां तक क्लियर हो आप? सेम चीज मेरा जो R है इक्वल टू V बाई A था। ठीक है, वोल्टेज सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस बाय ए, नहीं एम्पियर, तो उसका यूनिट है I। ठीक है, कहीं कंफ्यूजन था? तो देखो इसमें क्या है, मेरा R है इनवर्सली प्रोपोर्शनल I के। फ्लो ऑफ करंट बढ़ेगा, फ्लो ऑफ करंट अगर बढ़ने जाएगा बहुत ज्यादा तो रजिस्टर रोक पाएगा? आप खुद सोचो, कहीं एक बांध है, क्या है, बांध है, पानी जमा हुआ है, उसको रोक रहा है। पानी अगर गड्ढा कुछ ऐसा है, कुछ एरिया, गड्ढा मत लो आप, बहता हुआ फ्लो रिवर लो, सिंपली क्या डायग्राम बनाना, फ्लो ऑफ रिवर है और हमने वहां पे कुछ पास या कुछ भी एक ऐसा ऑब्स्टेकल लगाया जिससे वो फ्लो ऑफ वाटर करंट को रोके, पानी के बहाव को रोके, तो पानी रुका हुआ है। ठीक है, अगर हम पानी को बढ़ाते हैं, पानी कहीं से और बढ़ गया तो क्या होगा, ये जो मेरा रुकावट है या तो ये टूट जाएगा या तो पानी इसके ऊपर से फ्लो कर जाएगी, ये टूट जाएगा या पानी ऊपर से फ्लो कर पाएगी, ये रोक तो नहीं पाएगी वाटर को। सेम चीज हमें समझना है, अगर करंट बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम हो रहा है, तो रेजिस्टेंस क्या होगा, मेरा घट जाएगा। और अगर रेजिस्टेंस बढ़ गया, अगर मान लो पानी बढ़ गया और हम इस पे और 2-4 डंडा लगा के और इसको एकदम मजबूत कर दे, दीवार लगा दिए, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना यहाँ बना दिए, तो पानी तो पार नहीं हो पा रहा है। अगर मेरा रेजिस्टेंस बढ़ रहा है तो मेरा करंट घट रहा है। ठीक है, इस चीज को समझ गए आप लोग? कहीं कंफ्यूजन? तो चलिए अगले बात पे चलते हैं कि और किस चीज पे हमारा जो रेजिस्टेंस है वो फैक्टर, क्या क्या उसका फैक्टर है, ये सब फैक्टर है इस पे वो डिपेंड कर रहा है। तो अगला जो मेरा फैक्टर है वो फैक्टर है टेम्परेचर। क्या है मेरा, टेम्परेचर। अगला फैक्टर हमारा है वो टेम्परेचर। टेम्परेचर देखो हम बताए थे स्टार्टिंग में ही कि मेरा जो करंट है क्या होता है, प्लस से निकल के माइनस की हो जाता है। हर एक कंडक्टर में फ्लूइड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है जिसके कारण हमारा इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है। तो इस चीज को समझो, अगर टेम्परेचर बढ़ता है, अगर टेम्परेचर, हमारा कोई भी एटम कैसा है, ऐसे बीच में उसका न्यूक्लियस है जिसमें क्या न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन आउटर शेल में मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, एक बड़ा सा कंडक्टर में से हम एक एटम की बात कर रहे हैं किसी भी, तो ऐसे ऐसे तो बहुत सारे एटम है, ऐसे ऐसे बहुत इलेक्ट्रॉन है जिनके पास फ्री ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही मूव ऑन हो जाता है। जब भी कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको अप्लाई करोगे, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करोगे उसके साथ चलते बनेगा।
यही है ना, इसलिए ना हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर दो, अगर आप टेम्परेचर को क्या करो, इंक्रीज कर दो, तो एक इलेक्ट्रॉन जब जा रहा है तो ऐसे ऐसे तो पता नहीं कितने सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक कंडक्टर में, बहुत सारे हो सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकलेगा, वो इस एक दूसरे से टकराता है, क्या होता है, जिगजैग मोशन करता है। ये इधर से यूं जा रहा है, मान लो ये भी एक इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये से टकराया, ये वापस इधर 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 उस कंडक्टर में ही मूव ऑन करते रहता है। तो अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, एनर्जी क्या कर रहे हो, बढ़ा दे रहे हो, तो एनर्जी बढ़ा रहे हो तो इसकी स्पीड भी बढ़ेगी। अभी यूं जाके इससे टकराया था, ये भी आ रहा था, ये भी आ रहा था, टकराया, ये इधर ये इधर, अब ये यूं एकदम स्पीड टकरा रही है। ऐसा तो नहीं है बस ये दो है, ऐसे ऐसे कितने सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, सब एक दूसरे से टकराना तेज कर देंगे। आप धक्का मुक्की हो जाए, आप इमेजिन करो एक ट्रेन के बोगी में हो और आपस में बहुत धक्का मुक्की हो जाए, तो क्या कोई गेट पे निकल पाएगा, कोई नहीं निकल पाएगा, गेट पे कोई जा ही नहीं पाएगा, आपस में ही अगर अंदर में ही धक्का मुक्की चलने लगे तो, ठीक है। तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आप तो रेजिस्टेंस तो बढ़ गया, इलेक्ट्रॉन का फ्लो एक दूसरे से सारे इलेक्ट्रॉन टकराने लग गए, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होना ही कम हो गया, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रुक गया। अब यहाँ पे एक एग्जिट पोल है, यहाँ से निकलना है आपको, और आपस में यहीं पे सब टकरा रहे हैं एक दूसरे से एकदम स्पीडली। टकराने का कारण टेम्परेचर इंक्रीज, एनर्जी इंक्रीज। अगर एनर्जी इंक्रीज कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, मूविंग फास्ट हो रहा है, किस इलेक्ट्रॉन का, फ्री इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। ये टेम्परेचर ऐसे हमारा अफेक्ट करता है। और हमारा जो एक लास्ट रहा वो है नेचर, ठीक है। किसका नेचर भाई, कंडक्टर का। किसका नेचर, कंडक्टर का। कंडक्टर का क्या नेचर है, चौथा मेरा क्या है, कंडक्टर का नेचर। अब किसी भी, हम जानते हैं एक बना हुआ है, आपको क्या सब क्या कहते हैं उसे, मतलब मोर रिएक्टिव सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज हर एक मेटल का, नॉन मेटल का। तो सिंपल है, नॉन मेटल तो सबसे पहले मेटल से ज्यादा होगा। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन कंडक्ट करता है, सिल्वर, उसके बाद कॉपर, उसके बाद अल्युमिनियम, ठीक है। सबसे ज्यादा कौन करता है हमारा, सिल्वर, ठीक है, उसके बाद कॉपर, उसके बाद हमारा अल्युमिनियम, अल्युमिनियम, ठीक है। ये और ऐसे भी बहुत सारे हैं, सबसे लास्ट में हमारा आयरन आता है। तो ये कंडक्टिविटी सीरीज हो गया हमारा, ठीक है। तो नेचर पे अगर सिल्वर मैं इस्तेमाल करता हूं, मैंने, आप लोग कर लो, मैं गरीब आदमी अल्युमिनियम कॉपर से काम चलाता हूं, आप लोग सिल्वर अपने घर में इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है। तो क्या हो रहा है, वोल्टेज तो बहुत अच्छा आएगा, पता चला रात को हमने वायरिंग करवाया, सुबह तक वायर खत्म, ठीक है, स्वागत है आपका। तो हम लोग जनरली कॉपर इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं, तो यहाँ से समझ में आया सिल्वर क्यों नहीं इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि ये चीप नहीं है, ये बहुत ज्यादा महंगा पड़ रहा है, कॉस्टली पड़ रहा है, और फिर थोड़ा इनसिक्योरिटी भी है। तो कॉपर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं, ठीक है। तो कॉपर अल्युमिनियम से ज्यादा है। और यही अगर हम आयरन लगा लें, अगर घर में आयरन लगा लें तो वोल्टेज डिम रहेगा, क्यों, उसका रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टेंस यहीं पे है। आयरन में रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में। कॉपर में रेजिस्टेंस क्या होगा, हाई होगा, किसके कंपेयर में, सिल्वर के कंपेयर में। और कॉपर में रेजिस्टेंस क्या होगा, लो होगा, किसके कंपेयर में, अल्युमिनियम के कंपेयर में, ठीक है। तो ये था रेजिस्टेंस का पूरा कहानी। आपका अगला टर्म बचता है रेजिस्टिविटी। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए पढ़ते रहें, बाय बाय।